गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 538 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे पॉलिटी के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 538 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। जितने भी टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, जो भी इस चैनल पर चल रही हैं उनका प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित धार्मिक समुदाय पर विचार करना है। सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी। बताइए इनमें से किन्हें जो है अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है। कौन कौन इसमें धार्मिक अल्पसंख्यक हैं? सिख हैं, बौद्ध है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 1 और 2 तो है नहीं। पारसी भी है, मुस्लिम भी है, सभी हो गए चारों डी। तो उपर्युक्त सभी को जो है भारत में अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय का दर्जा मिला हुआ है। मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी। चुनाव आयोग से रिलेटेड निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी तीनों गलत हैं। यह एक स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है चुनाव आयोग? 324 में प्रावधान है भारतीय संविधान के, गलत है, सांविधिक नहीं है, संवैधानिक है। चुनाव आयोग का सचिवालय मुंबई में स्थित है, गलत है, नई दिल्ली में स्थित है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों की मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मान्यता देता लेकिन अदालत के रूप में काम नहीं करता। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। बिल्कुल, इसके सदस्यों और अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, याद रखना, 5 से इसको जो है कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए तब तक अपने पद पर बने रहते हैं ये, तो 20 सही है इसका। तो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैचुरी नहीं है। ये भारत में और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। ये देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या क्या करता है ये? देखिए, लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्य की विधानसभाओं के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का जो है संचालन करता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्ति, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित उपबंध है। चुनाव आयोग का जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, मुंबई में नहीं है। और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है इसमें, वो IS रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इन दोनों का कार्यकाल जो है, मतलब चुनाव आयुक्त का और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल और 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाएगा तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, और अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ और कार्य। देखिए, ठहरना भी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ते हुए चले गए और लगा दिया डी के हाँ सारे सही हैं। ठीक है, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, कई बार पढ़ा होगा, सही है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल से, 356 में है राष्ट्रपति शासन। तो 1 और 3 भी है वैसे तो इसमें। ठीक है, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये भी करेक्ट है। और गलत है यहाँ पर डी, अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ और कार्य नहीं है। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की बात हो रही है। ठीक है, ये तो 76 में है प्रावधान, इसमें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना। ठीक है, तो सोचना भी है अनुच्छेद पे, सीधे करेक्ट करके आगे नहीं भागना है। तो गलत है यहाँ पर चौथा वाला, केवल 1 और 2 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। वो जानबूझ के अटॉर्नी जनरल लिखा गया है वहाँ पर ताकि कंफ्यूज हो जाए आप। ठीक है, महान्यायवादी लिखता तो सीधे पकड़ लेते। 76। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता का आधार नहीं है, बताना है। ठीक है, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यकाल रखता है, किसी लाभ के पद पर है, तो बिल्कुल ये तो अयोग्यता का आधार है, हमको नहीं बताना है, तो ये आधार है। अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, बिल्कुल ये भी अयोग्यता का आधार है। यदि 10वीं अनुसूची के तहत व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया गया है, ये भी अयोग्यता का आधार है। अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया या उसे रोक दिया गया, ये नहीं है अयोग्यता का आधार। ठीक है ना, अभी गिरफ्तारी तो हुआ, उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ है, कोर्ट साबित करेगी। ठीक है, तो ये है अयोग्यता का आधार, ये है, ये नहीं है। तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, नहीं बताना तो चौथा वाला हो जाएगा, ये वाला बी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में जो है, किसी सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए यदि कोई व्यक्ति है, वो किस तरह से अयोग्य ठहराया जा सकता है, उसके संबंध में प्रावधान कौन कौन से हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को संसद भवन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत कोई लाभ का पद रखता है। ठीक है, यदि दिमागी तौर पर बीमार है वो, ठीक है, अस्वस्थ है, असक्षम है, और किसी सक्षम न्यायालय ने जो है ये सिद्ध कर दिया है। अगर वह एक निर्विवाद दिवालिया हो गया है, और क्या है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता उसने हासिल कर ली है, तब वो अयोग्य हो जाएगा। यदि वह संसद द्वारा किए गए किसी भी कानून के तहत या उसके तहत अयोग्य ठहराया गया है। ठीक है, यदि उस व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, तो उसे संसद भवन के सदस्य के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। ये सब। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी नया राज्य बनाने के लिए प्रावधान करती है? प्रावधान लिखा है। तो दूसरी में तो वेतन भत्ते हैं, तीसरी में शपथ है, चौथी में विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है, तो पहली हो जाएगी। तो पहली अनुसूची जो है संघ और राज्य क्षेत्र का निर्माण से संबंधित है, दूसरी अनुसूची अधिकारियों या प्राधिकारियों के वेतन भत्तों से, तीसरी अनुसूची है अधिकारियों की शपथ से, और चौथी है विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, किसके लिए, कितनी सीट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लाने का अधिकार देता है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बताइए। जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच विवाद है, तो सर्वोच्च न्यायालय का वो कौन सा क्षेत्राधिकार है? या एक राज्य और 2 राज्यों के बीच विवाद, या एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट के बीच विवाद है, तो ये वास्तविक न्यायाधिकार क्षेत्र है इसका, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय जो है वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। अब इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है हिंदी माध्यम में। ठीक है, एग्जामिनर जो है बड़ा दिमाग चलाते हैं गलत करवाने के लिए विद्यार्थियों का। कभी वास्तविक क्षेत्राधिकार लिखेंगे वो, कभी मूल क्षेत्राधिकार लिखेंगे, कभी आरंभिक लिखेंगे, कभी प्रारंभिक लिखेंगे। ठीक है, सबका एक ही मतलब है, जैसे कि संघीय और परिसंघीय एक ही चीज़ है। ठीक है, उसका विपरीत होगा गैर संघीय या एकात्मक, वो विशेषता वाला जो कल कराया था। इंग्लिश में इसका सेम ही रहता है हमेशा। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेजम, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेजम का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता? समझ आया प्रश्न? आसान भाषा में समझे तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेता है लेकिन उसकी महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? तो यहाँ जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर महाभियोग होता है, जो इसकी हटाने की प्रक्रिया होती है, उसमें भाग नहीं लेते। ये तो सी हो जाएगा इसका आंसर।
तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। विधान परिषद तो है ही नहीं, क्योंकि हर स्टेट में होती नहीं, उसको इसलिए शामिल करते नहीं। स्वर्ण सिंह समिति का नाम आपने सुना होगा। निम्नलिखित में से क्या सलाह दी थी इन्होंने? इसकी सलाह तो सबको पता होगी। हिमालयी नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ना, नहीं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। ठीक है, तो देखिए 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की थी। और फिर हुआ था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, जिसके द्वारा मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ दिए गए। और कौन से भाग में जोड़े गए? भाग 4 में जोड़े गए। फिर इसका हो गया चौथे का ए। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 51 का या 51 का ए। उस समय जब जोड़े थे तो 10 थे, फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ, एक और जोड़ा गया। ठीक है, तो टोटल हो गए 11। वर्तमान में कितने? 11 है। ये 11वां कौन सा? जो भी माता पिता और संरक्षक हैं वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या करेंगे? लालन पालन के साथ जो शिक्षा है, मूल शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, वो उपलब्ध कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सीटें किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें, इनमें से 6 सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की हैं। प्रश्न क्रमांक संख्या 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कार्यकर्ताओं या अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करना है। बताइए कौन आएगा वरीयता क्रम में सबसे पहले? राज्यों के राज्यपाल अपने संबंधित राज्यों में, राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा लोकसभा में केंद्र विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। देखिए सबसे ऊपर आते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, फिर तीसरे नंबर पर आता है प्रधानमंत्री का स्थान। यहाँ जो क्रम बनेगा वो राष्ट्रपति तो सबसे पहले ही होगा, यानी 2 सबसे पहले आना चाहिए वरीयता क्रम में, बिल्कुल एक में ही है। 2 के बाद आएंगे गवर्नर अपने राज्यों में, उसके बाद राज्यसभा लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। तो 2 1 3 इस तरह से बनेगा ये सीक्वेंस, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कार्यकर्ताओं या अधिकारियों का वरीयता क्रम इस प्रकार है। ये ऐसी चीज़ भी पता होनी चाहिए आपको। राष्ट्रपति सबसे ऊपर है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद सीधे राज्यपाल अपने राज्यों में। ठीक है, सबसे ऊपर है राज्यपाल उन लोगों से, जैसे कि कोई मुख्य न्यायाधीश से भी ऊपर है ये, लोकसभा अध्यक्ष से भी, और संघ के कैबिनेट मंत्रियों से भी। वरीयता क्रम की बात हो रही है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल अपने संबंधित राज्यों में, इनके बाद भी भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश का स्थान। मुख्य न्यायाधीश के बाद लोकसभा अध्यक्ष, फिर संघ के कैबिनेट मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, फिर और जो बचे उसके बाद क्रम चलता रहता है। इतना याद कर लीजिए, इसी में से बेड़ा पार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? बताइए। 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, उनमें से 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आपको पता होगा। तो इसमें कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? एक 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया था? 5 जो ऐसे विषय थे जो राज्य सूची में थे उनको समवर्ती सूची में डाला गया था। याद आया कुछ? तो यहाँ शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, पहले कभी ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के 5 विषयों को, कितने? 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कौन कौन से हैं वो? शिक्षा, बड़ा पूछा जाता है, वन, नापतोल, न्याय प्रशासन, और वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण। ठीक है, जवानी याद होना चाहिए आपको, टिप ऑफ द टंग। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं वर्तमान में? समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां आपको पता होगी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय हैं। और मूल संविधान में विषय कितने थे जब संविधान बना था? 47।
ये कुछ करंट से रिलेटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने स्वास्थ्य यानी हेल्थ को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है? किसने कर दी ऐसी सिफारिश? मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने? नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने? नहीं। NK सिंह ने? ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य यानी हेल्थ को संविधान के तहत संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, कंकरेंट लिस्ट में। कहाँ से लिए वैसे हमने संवर्ती सूची है? किस देश के संविधान से लिए ये भी पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब वर्तमान में हेल्थ की बात करें तो हेल्थ जो है वो राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों, या लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है जिसको बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, उसमें? केवल राज्यसभा। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा हल्का सा दिमाग दौड़ाने वाला प्रश्न है। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत है? बताइए बताइए, एलिमिनेट करें। चलिए, रक्षा मंत्रालय जो सब सोच रहे हैं उसके अंतर्गत नहीं है ये। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। एक और एलिमिनेट करें, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय भी नहीं है। अब बताइए किसके अंतर्गत है ये? विदेश मंत्रालय के अंतर्गत भी नहीं है, ये है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो सीमा प्रबंधन विभाग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। देखिए, गृह मंत्रालय राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में दखल दिए बिना सुरक्षा, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को जनशक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और विशेषज्ञता प्रदान करता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत गृह मंत्रालय के संगठक विभाग निम्नलिखित हैं, याद रखिएगा इनको। वो है आंतरिक सुरक्षा विभाग, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा को आप रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मत देख लेना, गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। राज्य विभाग, गृह विभाग, जम्मू कश्मीर कार्य विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, ठीक है, और है राजभाषा विभाग। ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है। UPSC के थ्रू एक असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा होती है ना, ठीक है, उसमें बड़ा पूछते हैं प्रश्न को, कई कई बार पूछा है। चलिए, तो 15 प्रश्न थे ये। इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने की। गृह मंत्रालय के अंतर्गत है दोनों, आंतरिक सुरक्षा विभाग और ये सीमा प्रबंधन विभाग। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।